परिसंचरण तंत्र में अब हम पढ़ रहे हैं रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि। कई बार हमारे को चाहे गिरने से किसी एक्सीडेंट के कारण चोट लगती रहती है। अब जब चोट लगती है तो उस चोट लगने वाले स्थान से कभी कभी रक्त का स्राव भी होने लग जाता है। अब वो जो रक्त स्राव हो रहा है वो रक्त स्राव कुछ समय के पश्चात रुक जाता है और वहां पर हम देखते हैं कुछ झाग जैसा पदार्थ या फिर ऐसे मान लो कि वहां पर एक ठोस सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो ये जो बहते हुए रक्त के रुकने की प्रोसेस जो है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो चोट लगने पर ऊतकों या किसी भी अंग से रक्त के प्रवाह की या रक्त का बहना प्रारंभ हो जाता है और वो रक्त का बहना कुछ समय के पश्चात अपने आप रुक जाता है और इस प्रक्रिया को ही हम ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। अब ये जो रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि है, ये हम जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ये इंस्टेंटली हो रही है, लेकिन ये एक क्रमबद्ध प्रोसेस के रूप में होती है, यानी एक सोपानीय सीढ़ी की तरह, यानी एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से होने वाली प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के लिए जो भी आवश्यक प्रोटीन होती है, जो भी आवश्यक एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम इंस्टेंटली यानी जैसे चोट लगी, चोट लगते तुरंत नहीं बनते हैं। ये जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्लाज्मा में पहले से पड़े होते हैं और ये एंजाइम पहले से पड़े जो एंजाइम है, ये एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। इसी कारण बहते हुए रक्त में सामान्यतः थक्के का निर्माण नहीं होता। परंतु जैसे ही चोट लगती है तो चोट लगते ही इन कारकों का जो प्लाज्मा में निष्क्रिय पड़े थे, उन कारकों का एक क्रमबद्ध रूप से सक्रियण होता है और उसी सक्रियण के कारण फिर रक्त का थक्का बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कारक कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में इन कारकों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये जो कारक हैं, ये कारक 13 कारक होते हैं। इन 13 कारकों में से वर्तमान समय में एक्सिलरी यानी छठे नंबर के कारक को अब नहीं माना जाता, यानी अब ब्लड क्लॉटिंग में केवल और केवल 12 कारक प्रयुक्त होते हैं, जिनमें से पहला कारक, ये कारक इसी क्रम में याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन कारकों में जब भी हम ब्लड की क्लॉटिंग पढ़ते हैं तो फैक्टर फर्स्ट सेकंड से क्रिया करके ऐसे पढ़ते हैं, तो इसमें इनका क्रमबद्ध नाम याद होना चाहिए। पहला कारक होता है फाइब्रिनोजन, और उस फाइब्रिनोजन के बारे में भी थोड़ी देर पहले रक्त का संगठन पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन भी होती है। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम, पांचवा प्रोएक्सिलरिन, छठा एक्सिलरिन जिसको कि अब नहीं माना जाता, सातवां प्रोकन्वर्टिन, आठवां प्लाज्मा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, नौवां क्रिसमस, 10वां स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, 11वां एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन पूर्ववर्ती, फिर इसके अलावा प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन पूर्ववर्ती, फिर 12वां हैगमैन और 13वां फाइब्रिन स्थायी कारक होता है। तो इस प्रकार से रक्त का थक्का बनाने के लिए 13 कारकों की आवश्यकता होती है। अब इनमें से कौन सा कारक किस प्रकार से काम में आएगा, तो अब हम पढ़ रहे हैं रक्त का थक्का बनाने की क्रियाविधि। तो देखो, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारी ऐसे स्किन भी जब कभी किसी कारण से दब जाती है तो अंदर ही अंदर त्वचा, स्किन के नीचे ही एक नीले से स्पॉट का निर्माण हो जाता है। तो देखो, चोट लगने पर या फिर पट्टिकाणुओं के टूटने से ये जितने भी प्लेटलेट्स होती है, इन प्लेटलेट से एक पदार्थ निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अच्छा, आप लोगों को मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ ये एक्सट्रिंसिक बता रहा हूँ, वैसे इंट्रिंसिक मेथड में इंट्रिंसिक क्रियाविधि वो अलग होती है विद्यार्थियों। तो अब यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक थर्ड का स्राव करती है। अब ये जो तीसरा कारक निकला है, ये कारक नंबर 3, कारक नंबर 4 और इसके अलावा कारक नंबर 7 प्रोकन्वर्टिन, इन सबके साथ में मिलता है और इन सबके साथ में मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज सक्रिय बनाता है। थ्रोम्बोकाइनेज सक्रियक बनाता है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज सक्रियक है, ये अभी अभी आपको मैंने बताया प्रोथ्रोम्बिन, और आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोटीनों के पहले प्रो लगा दे और लास्ट में नोजन लगा दे, इसका मतलब निष्क्रिय अवस्था में है। तो प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करके थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब ये थ्रोम्बिन कारक नंबर 1 फाइब्रिनोजन को, जो कि प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है, उस फाइब्रिनोजन को एघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है। अब ये फाइब्रिन जो है ये एघुलनशील है, तो ये जो फाइब्रिन होता है, ये फाइब्रिन जहां पर संबंधित उत्तक है या जहां पर चोट लगी है वहां पर इस प्रकार से ये फाइब्रिन के रेशे जमा हो जाते हैं और रेशे जमा होकर एक जाल का निर्माण करवा लेते हैं। तो यहाँ पर ये किसका जाल बन गया? ये बन गया फाइब्रिन का जाल। अब ये जो फाइब्रिन का जाल है, इस फाइब्रिन के जाल में यहाँ पर ब्लड कार्पसल्स
ठीक है। अब ब्लड कार्पसल्स मान लो या फिर और बड़ी वाली प्रोटीन या सेल डेब्रिज जो भी है, ये सारे की सारी जमा होकर यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट का निर्माण कर दिया, ये ब्लड का क्लॉट बन गया। तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कैसे होती है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिर फाइब्रिन के रेशे पॉलीमराइज होकर एक जाल का निर्माण करवाएंगे जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु और अन्य सेल डेब्रिज या जो मतलब रक्त में संगठक पदार्थ हैं वो पदार्थ जमा होकर ब्लड क्लॉट का निर्माण करवाते हैं। अब ये ब्लड क्लॉट बनने के बाद में यहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। कैसा पदार्थ निकलता है? चिपचिपा पदार्थ। अब ये जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसी चिपचिपे पदार्थ को हम सीरम कहते हैं। चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? सीरम। तो ऐसे कह सकते हैं कि रक्त के प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग प्रोटीन ये क्या बनाता है? सीरम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो रक्त ऐसे ऐसे चोट लगी तो थक्का बन गया, लेकिन सामान्यतः आपको मैं बता दूं कि बहते हुए रक्त में थक्का नहीं बनता। तो उस बहते हुए रक्त में थक्का नहीं बनने का कारण अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रक्त में बेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन बेसोफिल कोशिकाओं से हिपेरिन नाम का पदार्थ निकलता है। अब ये हिपेरिन क्या होता है? ये प्रति रक्त स्कंदक होता है, यानी रक्त को जमने से रोकने का काम करवाता है। दूसरा, जो रक्त वाहिनियां होती है वो रक्त वाहिनियां होती है सतत। रक्त वाहिनियां कैसे होती है? सतत। अच्छा, रक्त वाहिनियां सतत होने से क्या होता है कि इसमें रक्त का निरंतर प्रवाह होता रहता है। इसके कारण कभी पट्टिकाणु टूटते नहीं है और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। फिर इसके अलावा तीसरा जो कारक है वो तीसरा कारक है रक्त वाहिनियों। रक्त वाहिनियों का आंतरिक जो स्तर होता है ना, रक्त वाहिनियों का आंतरिक स्तर, वो आंतरिक स्तर का चिकना होना। अब ये जो रक्त वाहिनियों का आंतरिक स्तर चिकना है, इस चिकने स्तर के कारण रक्त वाहिनियों के जैसे ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये चल रही होती है रक्त वाहिनी में, तो उनमें से पट्टिकाणुओं का घर्षण नहीं होता, इस कारण पट्टिकाणु टूटते नहीं है। तो इन कारणों से बहते हुए रक्त में थक्के का निर्माण नहीं होता। परंतु आपको मैं बता दूं, यहां पर ध्यान रखना, परंतु कभी कभी बहते रक्त में थक्का बन जाता है। बहते रक्त में थक्का बन जाता है। अब ये जो बहते रक्त में थक्का बनना, ये जो थक्का बनने की क्रिया है, बनने की क्रिया ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने अक्सर जनरली सुना भी होगा, कई बार ऐसे कहते हैं कि उसमें खून जम गया। सही है। तो वो खून जमने का या बहते हुए रक्त में थक्का बनने की जो क्रिया है, उस थक्का बनने की क्रिया को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस किसको कहेंगे कि कभी कभी बहते हुए रक्त में थक्का बनने की क्रिया को क्या कह देते हैं? थ्रोम्बोसिस। और ये जो थक्का है, इस थक्के को थ्रोम्बस कहते हैं। थक्के को थ्रोम्बस, क्रिया को थ्रोम्बोसिस और थक्के को थ्रोम्बस कहते हैं। समझ में आ गई वाली बात? थक्के को तो क्या कहेंगे? थ्रोम्बस, और थक्का बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसिस। अब ये जो थक्का बना है, ये थक्का अगर यदि मान लो किसी ब्लड वेसल में जाकर अटक गया तो उसमें रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देगा। अब ये मान लो कोरोनरी धमनी है जो हृदय को रक्त आपूर्ति करवाती है, उसमें अगर यदि अटक गया तो हृदय में रक्त की आपूर्ति बंद होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस कारण इसको घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज द्वारा घोलना। स्ट्रेप्टोकाइनेज इस थक्के को घोलने का काम करवाता है। ठीक है। अब यहां पर ये तो गई बहते हुए रक्त में, कि बहते हुए रक्त में थक्का बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसिस। और उस थक्के को क्या कह देते हैं? थ्रोम्बस। ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक आनुवंशिक बीमारी बता रहा हूं, उस बीमारी को ध्यान से सुनना। उस बीमारी का नाम आप लोगों ने भी सुना है, उस बीमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। अब ये जो हीमोफीलिया नाम का रोग है, इस हीमोफीलिया में चोट लगने के बाद में भी थक्का नहीं बनता, यानी इसके अंदर थक्के का निर्माण नहीं होता। और आपको मैं बता दूं कि ये बीमारी जो है ये ब्रिटेन के राज परिवार में भी है, और ब्रिटेन के राज परिवार में होने के कारण इस बीमारी को शाही बीमारी भी कहते हैं। होने के कारण इसको रॉयल डिजीज भी कह देते हैं। रॉयल
डिजीज, ठीक है, यानी शाही बीमारी भी कहते हैं। अब ये जो हीमोफीलिया है, ये हीमोफीलिया क्यों होता है, तो आपको मैं बता दूं कि हीमोफीलिया 3 प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनना क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ए, बी और सी। अगर यदि उस व्यक्ति के अंदर 8वां कारक नहीं है, यानी ब्लड क्लोटिंग का 8वां फैक्टर नहीं है, तो उससे जो हीमोफीलिया होता है वो होता है हीमोफीलिया ए, ठीक है, यानी 8वें फैक्टर की कमी के कारण हीमोफीलिया ए। अगर यदि हम बात करें 9वां फैक्टर नहीं है, बाकी सारे के सारे फैक्टर है, 9वां नहीं है, तो उसकी कमी के कारण होता है हीमोफीलिया बी, ठीक है। और इसी प्रकार से 8वां 9वां है और 11वां फैक्टर नहीं है, तो इसकी कमी के कारण होता है हीमोफीलिया सी। और ये हीमोफीलिया एक्स संलग्न आनुवंशिक रोग है। तो इस प्रकार से रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि एक सोपानीय प्रक्रम यानी एक कैस्केड सिद्धांत होता है, जिसमें एक के बाद एक प्रोसेस चल रही होती है। और कभी कभी बहते हुए रक्त में थक्का बनने की क्रियाविधि थ्रोम्बोसिस, और इस थक्के को कह देते हैं थ्रोम्बस। और ये जब थक्का अपने उत्पत्ति स्थल यानी बनने वाले अंग से किसी दूसरे अंग में चला जाए, तो उसी थक्के को फिर इम्बोलस भी कहते हैं। अब इस थक्के को घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। अब रक्त का थक्का नहीं बनने वाली आनुवंशिक बीमारी का नाम क्या है, हीमोफीलिया। और ब्रिटेन के राज परिवार में होने के कारण ही इसको शाही रोग भी कहते हैं। अब हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। अब ये जो हीमोफीलिया ए है, ये 8वें कारक की कमी के कारण, हीमोफीलिया बी 9वें कारक की कमी के कारण और हीमोफीलिया सी 11वें कारक की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कशेरुकियों में भी अलग अलग प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर यदि हम बात करें तो मछलियों में हृदय अलग प्रकार का, मेंढक में हृदय अलग प्रकार का, सरीसृप, स्तनियों और पक्षियों में अलग प्रकार का होता है। तो सब में परिसंचरण की क्रियाविधि भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो इनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र या कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अलग अलग प्राणियों में किस प्रकार से परिसंचरण की क्रियाविधि होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सभी कशेरुकियों में, जैसे चाहे मछलियों की बात करें, एम्फीबिया की, रेप्टिलिया, एविच और मैमेलिया की बात करते हैं, तो इनका शारीरिक संगठन भी भिन्न भिन्न होता है। तो शारीरिक संगठन जब भिन्न भिन्न होगा तो इनके अंदर, हृदय के अंदर किसी में द्विकोष्ठीय होता है, किसी में त्रिकोष्ठीय होता है, किसी में 4 कोष्ठीय होता है। तो अब किन प्राणियों में तो द्विकोष्ठीय हृदय यानी बाई चैम्बर्ड या 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किन में 3 चैम्बर्ड होता है और किन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसमें सिंगल सर्कुलेशन, किसमें डबल सर्कुलेशन और किसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो अब हम अलग अलग प्राणियों में अलग अलग यानी किस किस प्रकार से परिसंचरण होता है ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है मछलियों में परिसंचरण। अब देखो आप लोगों को मैं बता दूं मछलियों में परिसंचरण, चलिए समझते हैं। जैसे कि ये एक मछली का डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पर ये मछली का माना कि कोई भी अंग है, ठीक है। अब ये जो मछली का अंग है, इस अंग में उपापचय क्रियाएं हो रही है। उपापचय क्रियाएं हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन का उपयोग होगा, CO2 का उत्पादन होगा। अब यहाँ से इस CO2 वाले रक्त को इकट्ठा करके ये नलियां ला रही है। अब आपको मैं बता दूं कि जो नलियां अंगों से रक्त को हृदय की ओर लाती है, उन नलियों को कह देते हैं सिराएं, ठीक है। अब ये जो सिरा है, इस सिरा वाले रक्त में कौन है, CO2 युक्त, ठीक है। अब यहाँ पर जब रक्त CO2 युक्त रक्त है तो ऐसे रक्त को कह देते हैं डीऑक्सीजनेटेड या विऑक्सीकृत रक्त। अब ये जब रक्त यहाँ पर आता है तो रक्त आगे की ओर आने के बाद में इन मछलियों का जो हृदय होता है वो हृदय होता है 2 चैम्बर्ड। अब ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इस 2 चैम्बर्ड हार्ट में कौन कौन सी संरचना होती है, तो इस 2 चैम्बर्ड हार्ट में एक तो होता है आलिंद और एक होता है निलय। तो इस प्रकार से मछलियों के हृदय में केवल और केवल कितने कक्ष हो गए, 2 कक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट,
ठीक है। और उस टू चैम्बर्ड हार्ट में एक तो कौन है, आलिंद, और एक कौन है, निलय। अब देखो ये जो सिरा है, ये सिरा रक्त को आलिंद में डालने से पहले यहाँ पर एक और उभार पाया जाता है, और ये जो छोटी सी उभार जैसी संरचना है, इसी उभार संरचना को कहते हैं साइनस विनोसस। ठीक है। अब साइनस विनोसस यानी सिराओं ने रक्त को इकट्ठा करके किस में डाला, साइनस विनोसस में, और साइनस विनोसस से रक्त किस में आ गया, आलिंद में। अब आलिंद से रक्त किस में प्रवेश करता है, निलय में। अब ये जो निलय है, इस निलय के बाद में फिर एक और उभार होता है। ठीक है। तो अब ये जो उभार है, इस उभार को कह देते हैं बल्बस आर्टेरियोसस। क्या कहने वाले हैं, बल्बस आर्टेरियोसस। ठीक है। यानी आर्टरी के समान। क्यों, क्योंकि हृदय से रक्त ले जाने वाली नलियों को क्या कह देते हैं, आर्टरी, और आर्टरी के समान कोई उभार है तो बल्बस आर्टेरियोसस। अब यहाँ पर ये है इस मछली में गिल्स। ठीक है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का काम किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। और गिल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले समझाया जा चुका है कि जैसे जो गिल्स होते हैं, उन गिल्स में इस प्रकार से गिल लेमेला प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से ये बल्बस आर्टेरियोसस से रक्तवाहिनी आ रही है। अब ये जो रक्तवाहिनी आ रही है, इस रक्तवाहिनी में जो आने वाला ब्लड है, उस ब्लड में किसकी कंटेंट ज्यादा होगी, उस ब्लड में कंटेंट ज्यादा होगी CO2 की। अब CO2 की कंटेंट ज्यादा है तो ये ब्लड कैसा है, V ऑक्सीकृत। अब ये ब्लड यहाँ पर आकर भर जाएगा इन लेमेला में, गिल लेमेला या गिल पटलिका इनको कह देते हैं। तो अब इन पटलिकाओं में भरे हुए रक्त में तो कौन ज्यादा है, CO2। अब ये जो पटलिकाओं के बाहर का वातावरण है, इस वातावरण से किसका प्रवाह है, होता है जल का। और यहाँ पर जो जल है, उस जल में कौन घुली हुई होती है, O2। ठीक है। अब ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, CO2 रक्त में ज्यादा है, तो CO2 रक्त से कहां पर आ जाएगी, बाहर, और O2 बाहर से कहां पर चली जाएगी, रक्त के अंदर। तो गैसों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान। तो अब जैसे ही गिल्स से ये रक्त पास आउट होगा, तो यहाँ पर इस रक्त में अब कौन आ जाएगी, ऑक्सीजन, और CO2 किस में चली गई, पानी में। ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो बल्बस आर्टेरियोसस है, इस बल्बस आर्टेरियोसस से जो धमनी आ रही है, वो धमनी रक्त को ला रही है। अब ये जो रक्त आ रहा है, इस रक्त में किसकी अमाउंट ज्यादा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसकी अमाउंट ज्यादा है, CO2 की। अब ये CO2 वाला रक्त कहां पर प्यूरिफाई हो जाएगा, गिल्स में। गिल्स में काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है या गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अब गिल्स में रक्त का श्वसन या शुद्ध होने के बाद में अब यहां से शुद्ध रक्त को, ध्यान से सुनिएगा, यहां से शुद्ध रक्त जो कि कैसा है, O2 युक्त है, इस रक्त को वापस कहां की ओर सप्लाई किया जाता है, अंगों की ओर सप्लाई किया जाता है। तो यहां पर आप लोग इस परिसंचरण में देख रहे होंगे कि हृदय से जो रक्त पास हो रहा है, ध्यान से सुनना, हार्ट से जो रक्त पास हो रहा है, हार्ट से जो रक्त जा रहा है, वो कैसा है, CO2 युक्त रक्त। ध्यान से सुनना, CO2 युक्त रक्त। इसी कारण ऐसे हार्ट को क्या कहते हैं, वीनस हार्ट। क्या कह देते हैं, वीनस हार्ट। ठीक है। वीनस या शिरीय हृदय कह देते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात, कौन सा वाला हार्ट कहेंगे, वीनस या शिरीय हृदय। क्यों, क्योंकि यह हृदय अशुद्ध रक्त को अंगों की ओर भेज रहा है, और फिर वहां पर गिल्स में शुद्ध होने के बाद में वो वहां से सीधा अंगों की ओर प्रवाहित हो जाएगा। अब दूसरा एक और देखकर बताइए इस चित्र को कि यहाँ पर इस अंग से जाने के बाद और वापस अंग तक आने तक रक्त हृदय से कितनी बार गुजरा। तो आप देख रहे होंगे कि अंग से गुजरने के बाद और वापस इस अंग में आने तक रक्त हृदय से केवल एक बार गुजरा है। इसी कारण यहाँ पर देखो, ध्यान सुनना, रक्त हृदय से केवल कितनी बार गुजरा है, हृदय से एक बार, और हृदय से एक बार गुजरने के कारण, एक बार गुजरने के कारण इसको एकल परिसंचरण कह देते हैं, सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल सर्किट हार्ट। क्यों कहा, क्योंकि अंगों से आने के बाद और वापस अंगों में जाने तक रक्त हृदय से कितनी बार गुजरा, दो बार, सॉरी एक बार गुजरा। इसी कारण इसको कहा एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझ में। तो मछलियों में हृदय कितने कोष्ठी होता है, 2 चैम्बर्ड, और इन 2 चैम्बर्ड में एक तो कौन होता है, एट्रिया, जिसको हम हिंदी में आलिंद, और दूसरा एक और कौन होता है, निलय। तो एक तो आलिंद और एक निलय। ठीक है। अब उसके बाद में हम ये थोड़ी सी देर में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पक्षियों का और मानव का।
ठीक है। और इसी में पक्षी और मानव के साथ साथ में इसी में सम्मिलित होते हैं मगरमच्छ और घड़ियाल। क्यों? क्योंकि इनमें भी 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके हृदय में क्या क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम इनमें परिसंचरण की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सीधा सा सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं मैं कि इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं और उन 4 कक्षों में इस प्रकार से 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, ये 2 आलिंद और 2 निलय। सही है। अभी यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ये तो है दायां आलिंद। ठीक, दायां आलिंद, और ये है बायां आलिंद, यानी लेफ्ट और राइट एट्रियम, दायां और बायां आलिंद। सही है। और ये है दायां निलय और ये दूसरा वाला है बायां निलय। इस प्रकार से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, बायां निलय। समझ में आ गया होगा। तो इनमें हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4 कक्ष आपको दिख रहे होंगे। अब इन कक्षों के बीच में जो पट होते हैं उन पट्टों को इंटरओरिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हम हृदय की जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब नाम देने वाले। अब यहाँ पर ये है हमारे अंग। ठीक है, अंगों में निरंतर उपापचय क्रियाएं हो रही है। उपापचय क्रियाओं से किसका प्रोडक्शन हो रहा है? CO2 का। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पर किसका कंजप्शन हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब यहाँ से इन अंगों से, चाहे हमारे शरीर के ऊपरी अंग हो चाहे निचले अंग हो, इनसे रक्त को इकट्ठा करके एक रक्तवाहिनियां, ये रक्तवाहिनियां इन अंगों से रक्त को ला रही है। ठीक है, अब ये जो रक्त लाने वाली नलियां हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि हृदय की ओर जो रक्त लाने वाली नलियां होती है उन नलियों को हम सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा। अब इन सिराओं में जो रक्त आ रहा है उस रक्त में कौन ज्यादा होगी? CO2। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये अंगों से रक्त को ला रहा है और अंगों में उपापचय क्रिया से किसका प्रोडक्शन हो रहा है? CO2 का। अब ये लाकर एक अग्र महाशिरा ऊपरी अंगों से, पश्चिम महाशिरा निचले अंगों से लाकर किस में डाल देती है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद और निलय के बीच में एक छिद्र होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बायां आलिंद और निलय के बीच में भी छिद्र होता है। इस छिद्र पर जो कपाट होता है उस कपाट को त्रिवलन कपाट कहते हैं। अब ये जो रक्त यहाँ पर दाएं आलिंद में आया है, इस रक्त में कौन है? CO2। अब ये CO2 वाला रक्त यहाँ से वापस किस में आ जाएगा? निलय में। कौन से वाले निलय में? दाएं निलय में। ठीक है, अब यहाँ पर ये है लंग्स। ठीक है, अब लंग्स के अंदर कौन है? ये कोपिका। और कोपिकाओं में यहाँ पर वायुमंडल से ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या है? ज्यादा, और CO2 की मात्रा क्या है? कम है। ठीक है, अब यहाँ से इस दाएं वाले निलय से फिर रक्त वाहिनियां उत्पन्न होती है। अब ये रक्त वाहिनी यहाँ से रक्त को लेकर जा रही है। तो आप लोग देखेंगे इस रक्त में ऑक्सीजन है कि CO2 है? देखकर बताइए तो सही, ऑक्सीजन है कि CO2 है? तो आप देख रहे होंगे कि जो रक्त दाएं आलिंद में आया था वही रक्त दाएं निलय में है और वही रक्त यहाँ से लेकर ये नलिका जा रही है। तो आपको अभी मैंने बताया कि हृदय से रक्त ले जाने वाली नलियों को हम क्या कहते हैं? धमनियां। तो यहाँ पर ये कौन है? धमनी। अब ये जो धमनी है, आर्टरी है, ये आर्टरी रक्त को कहाँ पर लेकर जा रही है? लंग्स यानी फुफ्फुस में। इसी कारण इसको कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहने वाले हैं? फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, अब ये फुफ्फुसीय धमनी में जो रक्त है उस रक्त में भी किसकी कंटेंट ज्यादा है? CO2 की, यानी ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही इन कोशिकाओं में जाता है यानी लंग्स में जाएगा, तो अब जो गया हुआ रक्त है इस रक्त में किसकी कंटेंट ज्यादा है? CO2 की। तो अब यहाँ से CO2 तो किस में चली जाएगी? कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से O2 किस में आ जाएगी? रक्त में आ जाएगी। समझ में आ गई ये वाली बात। अब उसके बाद में यहां से ये जो रक्त है ये रक्त शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि अब इस रक्त में कौन आ गई? O2। अब यहाँ पर इनको जिनमें ऑक्सीजन है उनको हम अंतर करने के लिए ऐसे ऐसे डॉट 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 बना लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो रक्तवाहिनी है ये रक्तवाहिनी में रक्त कैसा है? ऑक्सीजन युक्त। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाओं से गुजरकर आ चुका है। अब ये रक्तवाहिनी फिर से रक्त को कहां पर ला रही है? हृदय में। अब हृदय में रक्त लाने वाली नलिकाओं को हमने अभी अभी क्या नाम दिया है? शिराएं, वेन्स कहते हैं। तो अब ये कहां से ला रही है? फेफड़ों से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा।
ठीक है। अब ये फुफ्फुसी शिरा जैसे ही रक्त को लाएगी, अच्छा थोड़ा सा देखकर ये बताइए कि इस शिरा में क्या बाकी शिराओं की तरह CO2 वाला रक्त है कि O2 वाला रक्त है? तो आप देखेंगे कि फुफ्फुसी शिरा में ऑक्सीजन वाला रक्त है। अब ये फुफ्फुसी शिरा इस रक्त को लाकर कहां पर डाल देती है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये रक्त कहां पर आएगा? बाएं निलय में। अब बाएं निलय की पृष्ठ सतह से इस प्रकार से महाधमनियां उत्पन्न होती है। अब ये जो महाधमनी है इसके एक ब्रांच तो चली जाती है शरीर के ऊपरी भागों में और दूसरी ब्रांच यूं घूमकर आ जाती है शरीर के निचले भागों में, ठीक है। तो अब ये नलिका फिर से रक्त को लेकर जा रही है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस नलिका में जाने वाला रक्त ऑक्सीकृत होगा कि विऑक्सीकृत होगा? तो ऑब्वियसली ये रक्त भी कैसा होगा? विऑक्सीकृत नहीं, ऑक्सीकृत ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाला ऑक्सीकृत रक्त है O2 वाला जो बाएं आलिंद में आएगा वही रक्त तो बाएं निलय में है कि नहीं है? तो अब ये रक्त को लेकर जाने वाली नलिका है, हृदय से दूर ले जा रही है, तो हृदय से दूर ले जाने वाली नलिका को हम क्या कहते हैं? धमनी। तो इस धमनी में आप लोग रक्त देखेंगे तो कैसा है? ऑक्सीकृत है, सही है। जबकि फुफ्फुसीय धमनी में कैसा है? CO2 युक्त है। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि सभी धमनियों में रक्त ऑक्सीकृत होता है, तो ये भी नहीं कहेंगे कि सभी शिराओं में रक्त CO2 युक्त होता है। समझ में आ गई ये वाली बात? अब यहां से ये अधिक ऑक्सीजन वाले रक्त को लेकर कहां पर आएगी? अंगों में। अब अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या है? ज्यादा, सॉरी कम है, और CO2 की मात्रा क्या है? ज्यादा। तो वापस गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पक्षियों, मानव, घड़ियाल, मगरमच्छ, इनमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है जिनमें 2 तो आलिंद और 2 निलय। अब इस तंत्र को अगर यदि आप लोग देख रहे हैं तो इस हृदय के दाएं वाले भाग में तो कैसा रक्त है? CO2 वाला, और बाएं वाले भाग में कैसा है? O2 वाला। यानी दाएं भाग में तो विऑक्सीकृत और बाएं भाग में ऑक्सीकृत। अच्छा, क्या आप मेरे को देखकर ये बता सकते हैं कि यहां पर इन मछलियों की तरह रक्त अंगों से आने के बाद और वापस अंगों में जाने तक हृदय से कितनी बार गुजरा? तो आप देखेंगे कि यहां से अंगों से आने के बाद और वापस अंगों में जाने तक 2 बार गुजरा है। एक बार दाएं वाले भाग से विऑक्सीकृत और दूसरी बार बाएं वाले भाग से ऑक्सीकृत। तो इस परिसंचरण तंत्र को ही हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। और इस परिसंचरण तंत्र में, ऐसे परिसंचरण में, दोहरे परिसंचरण में शुद्ध और अशुद्ध यानी ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण नहीं होता। समझ में आई कि नहीं है ये वाली बात? ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वो भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये बेचारा बीच वाला रह गया। तो अब बीच वाले की बात करते हैं हम। तो जब हम इन एम्फीबिया, रेप्टिलिया में किनको छोड़ना है? मगरमच्छ और घड़ियाल को छोड़ना है। इनमें हृदय जो होता है, इनमें हृदय होता है 3 चैम्बर, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर 2 में भी मान लिया, चलो बराबर बराबर में एक आलिंद और एक निलय, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, और 4 चैम्बर में मान लिया चलो 2-2 हो गए, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। लेकिन अब 3 चैम्बर में क्या होगा? तो इसमें क्या होता है? 2 एट्रिया, यानी इसमें आलिंद तो 2 होते हैं और एक होता है वेंट्रिकल, यानी 2 आलिंद और एक निलय, सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? तो चलिए सुनिए, समझिए। यहां पर ये मैं आप लोगों के लिए सिंपल सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये तो हो गए दोनों आलिंद, ये तो है दायां आलिंद, ठीक है। यहां पर शॉर्ट में ही लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप, उसमें नाम पूरे लिखे हुए, दायां आलिंद। और ये जो दूसरा है, ये दूसरा है बायां आलिंद, ठीक है। इस प्रकार से 2 तो हो गए आलिंद, और इन आलिंदों के नीचे की ओर इस प्रकार से जुड़ी हुई संरचना, ये जो संरचना है, यही संरचना कौन है? निलय। तो इस प्रकार इन एम्फीबिया के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब सुनिएगा, ये है इनके अंग, ठीक है। अब बाकी जीवों की तरह इनके अंगों में भी उपापचय क्रियाएं होती है। अब जब इनके अंगों में भी उपापचय क्रियाएं हो रही है तो ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो अब यहां से जो CO2 वाला रक्त है, उस CO2 वाले रक्त को इकट्ठा करके यहां से लाकर डाल दिया जाएगा दाएं आलिंद में, जैसा कि यहां पर किया जा रहा है। अब ये रक्त को लाने वाली ये जो नलिका है, इस नलिका में कौन सा वाला रक्त है? विऑक्सीकृत। और इस रक्त को हृदय में ला रही है तो ये नलिका कौन सी होगी? शिरा, ठीक है। अभी यहां से फिर छिद्र होता है, यहां से भी छिद्र होता है, चलो ठीक। अब आप लोगों को
थोड़ा सा श्वसन वाले चैप्टर की याद कीजिए। उस श्वसन वाले चैप्टर में बताया था कि जो मेंढक होते हैं उन मेंढकों में त्वचा के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा और मुख गुहा के द्वारा श्वसन होता है। तो अब चाहे कहीं से भी ऑक्सीकृत रक्त हो, देखो ध्यान सुनना, चाहे लंग्स की बात करें अपन, चलो ठीक है लंग्स की बात भी कर लेते हैं, चाहे इनकी स्किन की बात करें, स्किन की बात कर लेते हैं, ठीक है, और चाहे इनकी और बाकी मोइस्ट एपिथेलिया की बात करें। तो अब यहां से ये जो ऑक्सीकृत रक्त है, चलो ये बना ली हमने एक कोपिका, ठीक है। अब यहां से ये ऑक्सीकृत रक्त चाहे कोपिकाओं से ले ले चाहे यहां से ले ले, दोनों से स्किन के पास में से ले लिया, ये ऑक्सीकृत रक्त आता है इस बाएं वाले आलिंद में, ठीक है। अब ये लाने वाली नलिका फिर क्या कहलाएगी? सिरा, ठीक है। ये लो जी, यहाँ पर ये सिरा रक्त ला रही है, सही है। अब लंग से आ रही है तो फुफ्फुस से सिरा हो जाएगी ऑब्वियसली। अब ये जो सिरा है, इस सिरा में जो आने वाला रक्त है, ये रक्त कैसा है? O2 युक्त, यानी ऑक्सीकृत रक्त है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि दाएं वाले आलिंद में तो कैसा है? CO2 वाला, और बाएं वाले आलिंद में कैसा है? O2 वाला, सही है। अब दोनों के दोनों ब्लड यहाँ पर सेपरेट है कि नहीं है? है। अब यहां से अब देखो, जैसे ही ये दोनों छिद्र एक ही कक्ष में खुल रहे हैं तो इधर से तो आएगा CO2 वाला और इधर से आएगा O2 वाला, और ये CO2 और O2 दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्रण, यानी CO2 और O2 वाला ब्लड दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? मिक्स अप, ठीक है। अब यहां से ये जो निलय है, इस निलय से उत्पन्न होती है इस प्रकार से। यहां पर वैसे तो ये अरेंजमेंट नहीं होता, साइड में होता है, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग से बना रहा हूं इस प्रकार से। अब यहां से ये जो धमनी उत्पन्न होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये हल्का सा उबार वही मछलियों की तरह कौन है? साइनस विनोसस, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये जो धमनी देखेंगे, इस धमनी के उभार के स्थान पर जहां से उत्पन्न होती है वहां से इस प्रकार की त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है। अब ये जो त्रिभुजाकार संरचना है, इसी संरचना को कहते हैं धमनी संको, कॉनस आर्टेरियोसस। क्या कहते हैं? कॉनस आर्टेरियोसस, ठीक है। अब ये जो धमनी संको उत्पन्न हो रहा है, इस धमनी संको में से जो रक्त जा रहा है, वो जाने वाला रक्त की कुछ मात्रा, रक्त की कुछ मात्रा तो चली जाती है इस प्रकार से कोशिकाओं और स्किन के पास में, और कुछ मात्रा ये सेपरेट होकर आ जाती है इन अंगों में, ठीक है। तो अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो अंगों में रक्त आ रहा है, वो अंगों में आने वाला रक्त ऑक्सीकृत भी है और वी ऑक्सीकृत भी है, यानी यहां से हार्ट से जो ब्लड जा रहा है इस कॉनस आर्टेरियोसस में, उसमें O2 भी है और इसमें CO2 भी है। अब यहां से आप लोग ये लो जी, यहां पर इन अंगों में कौन सा वाला ब्लड पंप किया जा रहा है? मिक्स ब्लड पंप किया जा रहा है, जिसमें O2 भी है और इसमें CO2 भी है। इसी कारण इनके हार्ट को कह देते हैं मिक्स्ड हार्ट। क्या कह देते हैं? मिक्स्ड हार्ट। अब थोड़ा सा आप लोग अगर यदि गौर से देखेंगे तो यहां से CO2 वाला रक्त आया, यहां से गया, यहां पर आया, यहां से आया। अब CO2 वाला जो ब्लड था उसमें दो बातें होंगी इस पॉइंट पर आने के बाद में। उस ब्लड की कुछ मात्रा तो जाएगी इधर और कुछ मात्रा जाएगी इधर, ठीक है। अब जो CO2 वाला ब्लड यहां से वापस अंगों में आ गया, देखो यहां पर अंगों में मिक्स्ड ब्लड आ रहा है। अब मिक्स ब्लड जो आ रहा है उसमें CO2 भी है और O2 भी है, ठीक है। अब जो CO2 वाला है उसने हार्ट का कितना राउंड लगाया? केवल एक। और जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर आ गया वो यहां से आया, यहां से गया और यहां से लंग से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर फिर यहां पर आया और फिर यहां से वापस आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये केवल और केवल एकल चक्र लगा रहा है और यहां पर ये दो चक्र पूर्ण कर रहा है। तो अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके अकॉर्डिंग? आपने इसको कहा है दोहरा परिसंचरण तंत्र और इसको कहा है एकल परिसंचरण तंत्र। तो अब इसमें आधा ब्लड तो दोहरा चक्र पूरा कर रहा है जो ऑक्सीजन युक्त है, और आधा ब्लड एकल परिसंचरण पूर्ण कर रहा है जो कि CO2 युक्त है। इसी कारण इनमें इस परिसंचरण को कह देते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, यानी इनमें दोहरा स्टार्ट तो हो गया लेकिन दोहरा डबल सर्कुलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण
संचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इन तीनों चित्रों के माध्यम से देख रहे होंगे कि मछलियों में 2 कोष्ठीय हृदय होता है और इसमें हृदय अशुद्ध रक्त को अंगों की ओर भेजता है, इसी कारण इसको एकल परिसंचरण या वीनस हार्ट भी कहते हैं। जबकि मेंढकों में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और 3 कोष्ठों में से 2 आलिंद और 2 निलय, जिनमें दाएं आलिंद में CO2, बाएं आलिंद में O2 वाला, और ये दोनों रक्त जैसे ही एक नीले में आते हैं तो दोनों के दोनों मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रित रक्त की कुछ मात्रा लंग्स में या स्किन के पास में चली जाती है जो शुद्ध होकर आती है, और कुछ मात्रा जो अंगों में जा रही है तो वहां पर होगा क्या, O2 और CO2 दोनों का मिश्रण है, इसलिए CO2 वाले ने तो केवल कितना संचरण लगाया है 1, और ऑक्सीजन में जो कन्वर्ट होके आया है उसने कितने घुमाव लगाए हैं 2। तो इससे कारण इसको कहते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। जबकि पक्षी, मानव और मगरमच्छ और घड़ियाल में इनमें क्या होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होने के कारण हृदय के दाएं भाग में तो होता है अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में होता है शुद्ध रक्त, यानी दोनों प्रकार के रक्त का मिश्रण नहीं होता। इसी कारण इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव में परिसंचरण तंत्र। अब मानव परिसंचरण तंत्र की जब हम बात करने वाले हैं तो उस परिसंचरण तंत्र के घटकों में से रक्त को हम पढ़ चुके हैं, और अब मानव परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना, यानी हृदय कहां पर होता है। ये तो हमने केवल और केवल आइडेंटिकल एक चित्र को इसको समझने के लिए लिया है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इस हृदय का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आलिंद कैसे, निलय कैसे, उनकी झिल्लियां किसकी बनी है, कौन सी कोशिकाएं बनी है, किस प्रकार के उनके वाल्व होते हैं, कैसे उसकी क्रियाओं का नियमन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, और मानव परिसंचरण तंत्र में भी मानव हृदय की संरचना।